हेलो गाइस एंड लास्ट इक्विटी लॉ के लेक्चर में हमने देखा था इक्विटी का इंट्रोडक्शन और उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम तीन फेसेस में पढ़ने वाले थे, अंडर रोमन लीगल सिस्टम, अंडर इंग्लिश लीगल सिस्टम और अंडर इंडियन लीगल सिस्टम। पार्ट वन में हमने इक्विटी क्या होती है और अंडर रोमन लीगल सिस्टम उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लिया। आज के वीडियो में पार्ट सेकंड में हम देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इक्विटी लॉ अंडर इंग्लिश लीगल सिस्टम एंड अंडर इंडियन लीगल सिस्टम। तो चलिए तो शुरू करते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अंडर इंग्लिश लीगल सिस्टम। ये बात थी 13वीं सेंचुरी की, जब इंग्लैंड पे रूल हुआ करता था एडवर्ड वन का। एडवर्ड वन से लेके एडवर्ड थ्री तक डेवलपमेंट हुआ इक्विटी लॉस का। तो 13वीं सेंचुरी में इंग्लैंड में जब एडवर्ड वन का रूल था तब उधर हुआ करते थे टोटल 3 कोर्ट्स। सबसे पहला द किंग्स बेंच, दूसरा द कोर्ट ऑफ कॉमन प्लीस, द कोर्ट ऑफ कॉमन प्लीस और तीसरा द एक्सचेकर। ये सारे जो कोर्ट्स थे ये ट्रेडिशनल प्लस कस्टमरी लॉज दोनों को फॉलो करते थे, या बोल सकते हो आप ट्रेडिशनल और स्टैट्यूटरी लॉज जो थे उनको फॉलो करते थे। सारे कोर्ट्स में ट्रेडिशनल और स्टैट्यूटरी लॉज जो थे वो फॉलो होते थे। इन तीनों में से जो एक्सचेकर था ये सिर्फ कोर्ट नहीं था, कोर्ट होने के साथ साथ ये गवर्नमेंट का एक सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट भी था। कोर्ट होने के साथ साथ ये गवर्नमेंट का एक सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट भी था जिसका नाम था चांसरी। मतलब एक नॉर्मल लैंग्वेज में इसको समझो, मान लो एक बिल्डिंग है जो पार्ट टाइम एज अ कोर्ट एक्ट करती थी और पार्ट टाइम गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट बन जाती थी जिसका नाम था चांसरी, जो गवर्नमेंट के सारे सेक्रेटरियल वर्क्स जो होते थे ना वो देखती थी। अब ये जो चांसरी थी, हम एक्सचेकर को जब वो एज अ गवर्नमेंट का सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट है उसको चांसरी वर्ड से घोषित करेंगे। तो ये जो चांसरी थी इसका जो हेड हुआ करता था इसका नाम था चांसलर। चांसलर जो था वो कोई अपॉइंटेड अलग से पर्सन नहीं हुआ करता था। किंग का जो प्राइम मिनिस्टर होता था वही चांसलर कहलाता था और ये चांसलर हेड होता था चांसरी का। चांसरी क्या करती थी, हाँ बेसिकली क्या था, अब हमने ये देख लिया कि क्या बोलते हैं चांसरी बोला जाता था एक्सचेकर को जिसका हेड था चांसलर। चांसलर जो था वो हर डिपार्टमेंट पे नजर रखता था, हैड एन आई ऑन एवरी डिपार्टमेंट। ये किंग का बहुत खास हुआ करता था, किंग के बहुत क्लोज था, तो जो किंग की सील थी वो इसके पास हुआ करती थी, सील ऑफ किंग। तो जब जरूरत पड़ती ये किंग की सील भी यूज कर सकता था प्लस रिट्स भी इशू करवा सकता था। किसी को कोई तकलीफ है जो इनके पास आया और उसका कोई भी सोल्यूशन कस्टमर अपने ट्रेडिशनल लॉज में नहीं है तो सामने वाला आता था किंग के पास अपील करने के लिए। अब वो जो किंग की सील थी वो भी चांसलर के पास थी, यानी किंग खुद भी कर सकता था, चांसलर भी कर सकता था, यहां तक कि रिट्स जो है वो भी चांसलर इशू करवा सकता था। यूजुअली जब लोग किंग के पास अपनी परेशानी लेकर आते तो ये बहुत मुश्किल था किंग के लिए कि वो सबको इक्वली हैंडल करे, सबको इक्वल अटेंशन दे। अगर आप अपनी अपील लेके किंग के पास आ रहे हो तो वो अपनी कमिटी के साथ, अपने यूनियन ऑफ मिनिस्टर्स के साथ मिलके एक डिसीजन लेता ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और आपको
सोल्यूशन प्रोवाइड करता, बट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर किंग कि वो सबके लिए ये चीज कर पाए, है तो वो भी ह्यूमन बींग। तो किंग ने क्या किया, किंग ने चांसलर को ये वाली पावर दे दी कि भैया अगर ट्रेडिशनल लॉ से लोग डिससेटिस्फाई होके तुम्हारे पास आ रहे हैं तो तुम उनको सेटिस्फाई करो बाय गिविंग देम अ प्रॉपर सोल्यूशन, और ये सोल्यूशन बेस्ड होना चाहिए ऑन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। आप देखो क्या सही है और क्या गलत है, कौन सही है कौन गलत है, उसके बेसिस पे डिसीजन दो। आपका जो डिसीजन होना चाहिए वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, गुड कॉन्साइंस और गुड फेथ के बेसिस पे होना चाहिए, यानी इक्विटी को कंसिडर कर कर आप डिसीजन लोगे। आप ट्रेडिशनल वे में या स्टैट्यूटरी वे के लॉज जो स्टैच्यूज बन गए हैं उनके बेसिस पे डिसीजन नहीं लोगे। उसके बाद हमने देखा ये जो चांसलर है इसके पास आ गई या पूरी पावर्स, ये सारा का सारा जो काम है वो करने लगा और इसके थ्रू लोगों को मिलने लगा रिलीफ। तो जहां पहले लोगों को कोर्ट ऑफ कॉमन लॉ में खास रिलीफ नहीं मिलता, अब वो जाने लग गए कोर्ट ऑफ चांसरी। और विथ टाइम यहां भी वही हुआ जो रोमन लीगल सिस्टम में हुआ, कोर्ट ऑफ कॉमन लॉ और कोर्ट ऑफ चांसरी ये दोनों पैरेलल होने लग गए। जहां पहले कोर्ट ऑफ कॉमन लॉ का एक एडवांटेज रहता था ओवर कोर्ट ऑफ चांसरी, वो अब कम होने लग गया। अब लोग अपील करने के लिए कोर्ट ऑफ चांसरी बहुत इजीली जा पाते, जा क्या पाते, इनको उसका सोल्यूशन भी वहां मिल जाता इनकी प्रॉब्लम का। ये दोनों चीजें काफी सालों तक पैरेलल चली एंड देन फाइनली इन ईयर 1873 जुडिकेचर एक्ट पास हो गया। जुडिकेचर एक्ट पास होने के बाद क्या हुआ, जुडिकेचर एक्ट जैसी पास हो गया, कोर्ट ऑफ कॉमन लॉ और कोर्ट ऑफ चांसरी ये दोनों जुड़ गए और बन गया एक ही कोर्ट। यानी कि अब आपको एक ही जगह जाना है जहां पर डिसीजन लिया जाएगा दोनों लॉस को फॉलो करके, कोर्ट ऑफ कॉमन लॉस के लॉस को फॉलो करके जो कि स्टैच्यूज पे बेस्ड है, लिखित बेस्ड है, और कोर्ट ऑफ चांसरी के लॉस को फॉलो करके जो कि इक्विटी, गुड कॉन्साइंस और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे बेस्ड है। तो यहां से हमको यह समझ में आने लग गया कि इक्विटी जो थी वो इंग्लिश लीगल सिस्टम में कैसे धीरे धीरे पनपी। तीन कोर्ट थे, किंग्स बेंच, कोर्ट ऑफ कॉमन प्लीज, एक्सचेकर। एक्सचेकर जो था हमारा कोर्ट वो एक कभी कभी कोर्ट के तौर पे भी काम करता, कभी कभी गवर्नमेंट के सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट के तौर पे भी काम करता। जब वो गवर्नमेंट का सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट हुआ तब उसको बोला जाता था चांसरी, हेड था चांसलर। चांसलर कौन होता था, किंग का प्राइम मिनिस्टर होता था। चांसलर के पास किंग की सील भी होती थी और वो रिट्स भी इशू कर सकता। लोग जब परेशान होते कोर्ट ऑफ कॉमन प्लीज या कोर्ट ऑफ कॉमन लॉ के डिसीजन से तो वो किंग के पास जाते अपील करने, पर सबकी अपील सुनना किंग के बस की बात नहीं थी, है तो वो भी ह्यूमन बीइंग। तो उन्होंने चांसलर को अपॉइंट करा कि आप सारे डिसीजन सुनो और सारे इश्यूज सुनो और डिसीजन दो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, यानी आप इक्विटी के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करो। ये चलता रहा सालों साल, धीरे धीरे कोर्ट ऑफ कॉमन लॉ, कोर्ट ऑफ चांसरी पैरेलल हो गए और 1873 में एक जुडिकेचर एक्ट नाम की एक्ट पास हो गई जिसने ये दोनों कोर्ट्स को एक कर दिया और अब फाइनली एक ही कोर्ट बन गया जहां पे इक्विटी लॉज भी अप्लाई होते हैं और स्टैट्यूट्स भी अप्लाई होते हैं। तो ये था हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इक्विटी अंडर इंग्लिश लीगल सिस्टम। अब देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इक्विटी अंडर इंडियन लीगल सिस्टम। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इक्विटी अंडर इंडियन लीगल सिस्टम। देखो जैसे कि इंग्लैंड में एक अलग से कोर्ट ऑफ चांसरी है, एक अलग से कोर्ट ऑफ कॉमन लॉ है, हमारे इंडिया में ये सब कुछ नहीं था। हमारे इंडिया में कभी भी कोई दो कोर्ट्स अलग अलग नहीं बने, एक कोर्ट जो स्टैट्यूज के बेसिस पे डिसीजन दे, दूसरा कोर्ट जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करे। हमारे यहाँ ये सब कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। हमारे यहाँ क्या हुआ, जब कभी कोई स्पेसिफिक लॉ का एब्सेंस लगता
यानी कोई एक इशू आया, इशू को सबने सॉल्व करने की कोशिश करी, पर इस जगह पे जब उसको सॉल्व करने के लिए ट्राई किया तो ये पाया कि हमारे पास कोई भी लॉ नहीं है इसको सोल्यूशन देने के लिए। हमारे पास सारे लॉस पहले से कोडिफाइड थे, कोडिफाइड यानी लिखित सारी धाराएं बनी हुई थी, तो हमारे पास तो ऐसी कोई धारा नहीं आ रही है जो इस प्रॉब्लम को, इस इशू को सॉल्व कर सके। तो वैसे केस को बोला जाता था कि स्पेसिफिक लॉ एब्सेंट है। तब यहां पे क्या किया जाता था, यहां पे जजेस को दे दी जाती थी पावर कि आप एक काम करो, आप प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, गुड कॉन्साइंस और गुड फेथ का यूज करो और सामने वाले को सॉल्यूशन ग्रांट करो। पर अगर बात करें क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यहीं से है, मतलब क्या इक्विटी इंडियन लीगल सिस्टम में यहीं से पनपना शुरू हुई कि कोई इशू आता, सॉल्व नहीं कर पाता तो सामने वाले को प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस यूज करना रहता? हाँ, यहां से हुई, लेकिन इसके भी पीछे तक इसका रास्ता है। भाई कैसे पता कि आपको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और गुड कॉन्साइंस यूज करना है? तो बेसिकली क्या था, हमारा जो इंडियन सिस्टम है उसमें हिंदू लॉज भी है और मुस्लिम लॉज भी है। और अगर हम पीछे जाए, ट्रेवल करें, तो हमको यह पता चलेगा कि इनफैक्ट हिंदू लॉज में भी ये चीज बोली गई है। अगर हम यज्ञवल्क्य की बात करें तो यज्ञवल्क्य में यह कहा गया है कि अगर कोई दो स्मृति के टेक्स्ट आपस में कोलाइड करते हैं, आपस में टकराते हैं, तो कौन सा टेक्स्ट स्मृति का प्रिवेल करेगा? वो टेक्स्ट स्मृति का प्रिवेल करेगा जो बात कर रहा है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, गुड कॉन्साइंस और गुड फेथ की। यानी कि अगर दो स्मृतियों, आपने दो स्मृति पढ़ी, दोनों स्मृति में एक ही इशू को लेकर बात करी गई है, तो दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है, लेकिन एक दूसरा सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा एक अलग सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसे केस में किसको माना जाएगा? ऐसे केस में वो स्मृति प्रिवेल करेगी या उसकी बात मानी जाएगी जहां पे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, गुड कॉन्साइंस और गुड फेथ यूज हो रहा है। ये हमें शुरुआत से हमारे यज्ञवल्क्य में लिखा है। तो यहां से भी हमें पता चलता है कि इक्विटी जो है वो इंडियन लीगल सिस्टम में बहुत पहले से है। इसके अलावा अगर हम मुस्लिम की बात करें, मुस्लिम लॉ की, तो एक हनाफी सेक्ट है। आगे आप पढ़ेंगे मुस्लिम लॉ जब मैं करवाऊंगा। अभी हनाफी सेक्ट है, आप उसको देखेंगे तो उसमें अबुल हनाफी है जो इनके फाउंडर है। उन्होंने भी ये चीज कहा है कि अगर भाई कोई ऐसा इशू आ रहा है जिसका जवाब हमारे कानून में या हमारी रूल्स एंड रेगुलेशंस में नहीं दिया है इस्लाम के, तो उसका सोल्यूशन आप प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, गुड कॉन्साइंस और गुड फेथ के बेसिस पे ही निकालेंगे। अब अगर मैं हिंदू और मुस्लिम लॉ के अलावा भी बात करूं तो हमारे इंडिया में आप सब जानते हैं एक टाइम था जब ब्रिटिशर्स जो थे उनका बहुत बोलबाला था। तो ब्रिटिशर्स के टाइम पर भी ये चीज हुई है। ब्रिटिशर्स ने स्पेशली रेगुलेशन एक्ट 1872 निकाला, उसमें भी उन्होंने ये राइट्स दे दी थी कि अगर कोई डिसीजन सुनाते समय जजेस को ये लगता है कि यहां पे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस या गुड कॉन्साइंस अप्लाई करा जाए तो जो सोल्यूशन मिलेगा वो ज्यादा बेटर रहेगा सामने वाले के लिए, तो जजेस आर फ्री टू यूज द प्रिंसिपल ऑफ गुड कॉन्साइंस एंड गुड फेथ। और अगर ऐसे कोई लॉज नहीं है, प्रिवेल नहीं कर रहे हैं, तो जजेस बिल्कुल इस चीज को यूज कर सकते हैं। आज की अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें, हम 2023 में हैं, तो आप तो अब के टाइम पर ये देखेंगे कि जो इक्विटीज है ये कैसे एम्बेड हो चुकी है हमारे ही लॉज में। फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को आप ले लो, इंजंक्शन लगवाना है किसी चीज में, किसी चीज को कोई स्पेसिफिक काम करवाना है तो उसके लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बन गई है। आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, इंडियन ट्रस्ट एक्ट है। ये सारे जो है ये इक्विटी बेस्ड लॉज ही है, जिनकी शुरुआत जो है वो तब से चल रही है जब हम स्मृतिज की बात कर रहे हैं, हम हनाफी एक्ट की बात कर रहे हैं। तो इंडिया में बेसिकली कोई दो कोर्ट्स नहीं थे, एक ही कोर्ट था। लेकिन जब जजेस के पास कोई सोल्यूशन नहीं होता था, कोई लॉ स्पेसिफाइड या कोडिफाइड नहीं थे, तब वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का यूज करके डिसीजन देते थे। तो ये था आपका इक्विटी का इंट्रोडक्शन। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने देखा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अंडर रोमन लीगल सिस्टम।
अंडर इंग्लिश लीगल सिस्टम और अंडर इंडियन लीगल सिस्टम। अगली क्लास में हम और आगे बढ़ेंगे। अगर आपके कुछ डाउट्स है तो आप बिल्कुल कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम उनका रिप्लाई बिल्कुल करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब